होने वाली है। नोटिस जारी किया गया है नायब सिंह सैनी सरकार को कि भाई आप बताइए कि आपने जो तयशुदा एक संख्या है उससे अधिक आपने जो है संख्याओं में मंत्री क्यों बनाए गए हैं। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये विधायकों को खुश करने जो मंत्री का पद उससे लिया जाएगा तो यहाँ पर आपस में कह सकते हैं कि वाद विवाद होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए पहले ही राजकुमार गौतम हो या और भी इक्का दुक्का लोग हों, मंत्री नाम बनाए जाने को लेकर काफी नाराज नजर आते हैं और यहाँ पर जिन लोगों को मंत्रालय मिला भी है वो मंत्री बनने के बाद भी उतना खुश नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपनी सरकार बना ली। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। भारतीय जनता पार्टी के तहत हरियाणा में सब कुछ तय कर लिया गया है। विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, मंत्रालय भी बढ़ चुके हैं और विधायकों के मंत्री बनने के बाद और विभाग बंटने के बाद सब एक्शन मोड में भी नजर आए हैं। सब अपने विभागों को लेकर कार्यों में भी जुट जाते हैं, अधिकारियों सहित बैठक करते हैं, जायजा करते हैं और तमाम फैसले लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर सक्रियता दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब कानूनी प्रक्रिया में भी फंस सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने तयशुदा संख्या से अधिक विधायकों को मंत्री बनाया है और इस आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं, इससे पहले भी देखा जाए तो अधिक मंत्री बनाए जाने को लेकर कहीं ना कहीं विवादों में घिरती हुई नजर आई है। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो होती है वो अधिक यहाँ पर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिलाकर कुल मिलाकर 14 मंत्री मौजूद हैं और यहाँ पर दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता के जरिए जो पैसा आता है वो कामों के लिए नहीं बल्कि इन मंत्रियों के जेब भरने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। ये भी आरोप एडवोकेट के जरिए लगाया गया है और कहा गया है कि जो कुल मिलाकर विधायकों की संख्या होती है उसका 15% से अधिक यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। तो आखिरकार यहाँ पर 14 मंत्री क्यों बनाए गए? भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई जनता को गुमराह करती हुई नजर आ रही है? जो मंत्री बनाए गए हैं जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, उनके कामों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या हकीकत ये है कि उनकी जेब उनकी ही कमाई से भरी जा रही है? कई सवाल यहाँ पर उठते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर दिया जाता है। 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और उससे पहले तय करना है भारतीय जनता पार्टी को क्या संख्याओं में कोई घटाव यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, क्या किसी एक मंत्री से उनका मंत्रालय छीना जा सकता है, क्या कुछ घटता हुआ दिखाई दे सकता है हरियाणा में। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन 48 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ जाती है। लेकिन क्या अति आत्मविश्वास में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी जो अपने मन मुताबिक फैसले कर रही है, संविधान के विरुद्ध नजर आ रही है और ये फैसले अति आत्मविश्वास के रूप में तो नजर आ रहे हैं लेकिन जनता को भी गुमराह करने का काम किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, और जब से नायब सिंह सैनी कह सकते हैं मुख्यमंत्री बने हैं और हरियाणा में जब से नायब सरकार बनी है उसके बाद से लगातार किसी बेहतर काम को लेकर
लेकर नायब सिंह सैनी चर्चाओं में नहीं है, बल्कि कोई ना कोई विवाद उनसे जुड़ता हुआ नजर आता है। आप जरा गौर करिए, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से बात कही, उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर हो हल्ला हो गया। आपने देखा उसके बाद बिहार में चिराग पासवान ने भी इसके ऊपर कह सकते हैं कि अपना बयान देते हुए नजर आए। तो तमाम तरह से इस बयान को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। मायावती ने भी हमला किया, तमाम और लोगों ने भी ये बात कही कि भाई पहली ही मीटिंग में आखिर इस तरह के मुद्दे को छेड़ने की ज़रूरत क्या थी, आप दलितों को आपस में लड़वाना चाहते हो। इसके बाद आप देखिए भरे मंच से उन्होंने जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर हो हल्ला मचता हुआ नजर आया। इसके अलावा आप देखिए अनिल विज भी कहीं ना कहीं सरकार की मंशाओं के ऊपर और जो पद उनको दिया गया उसको लेकर घेरते रहे हैं सरकार को। साथ में उन्होंने ये भी कहा कल परसों कि भाई उनको हरवाने की पूरी साजिश रची गई थी, यहाँ तक कि शासन प्रशासन उनके पूरा खिलाफ नज़र आता था और तमाम तरह की बातें वो अपनी ही सरकार के ऊपर कह सकते हैं कि रखते हुए नज़र आते थे। अब चूंकि ये मामला अपने आप में बेहद अलग किस्म का नज़र आता है, यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद या एक तरीके से अपने मैनेजमेंट से सलाह मशवरा करने के बाद, आलाकमान से सलाह मशवरा करने के बाद हरियाणा के अंदर लगभग 14 खुद के समेत यहाँ पर मंत्री बना दिए। अब चूँकि 90 की विधानसभा है, हरियाणा की 15% से कम यहाँ पर कह सकते हैं कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत से बहुत 13 के आसपास आप जो है मंत्री बना सकते हैं मुख्यमंत्री को लगा के, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को लगा के 14 के आसपास कह सकते हैं पूरी जो कैबिनेट है या मंत्री हैं वो नज़र आते हैं। इसी को लेकर जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने इसको लेकर जगमोहन उन्होंने इसको लेकर याचिका दायर की और बाकायदा 5 तारीख को सुनवाई भी हुई है। अगली सुनवाई आई थिंक 19 दिसंबर को इस पर होने वाली है। नोटिस जारी किया गया है नायब सिंह सैनी सरकार को कि भाई आप बताइए कि आपने जो तयशुदा एक संख्या है उससे अधिक आपने जो है संख्याओं में मंत्री क्यों बनाए गए हैं। कई लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये विधायकों को खुश करने के लिए किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन यहाँ पर ये उठता है कि चलिए अगर कोर्ट ने फटकारा कि भाई आप जो है 14 से 13 मंत्री ही रखिए कुल मिलाकर, तो कौन सा मंत्री यहाँ से जा सकता है, किस मंत्री की विदाई हो सकती है और क्या जो मंत्री का पद उससे लिया जाएगा, तो यहाँ पर आपस में कह सकते हैं कि वाद विवाद होता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्योंकि आप देखिए पहले ही राजकुमार गौतम हो या और भी इक्का दुक्का लोग हों, मंत्री नाम बनाए जाने को लेकर काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं और यहाँ पर जिन लोगों को मंत्रालय मिला भी है वो मंत्री बनने के बाद भी उतना खुश नहीं है। आप देखिए अनिल विज अभी भी कुछ दिनों पहले बयान दे रहे थे जब राजस्थान और हरियाणा की बस का जो मामला हुआ, कांस्टेबल ने टिकट को लेकर जो पूरा का पूरा मामला बात से बतंगड़ बना, उसमें भी अनिल विज ने ये बात कही थी कि अगर वो राज्य के गृह मंत्री होते तो बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते। तो आप समझिए कि अभी भी अनिल विज के अंदर कहीं ना कहीं कोई दबा हुआ कह सकते हैं ख्वाहिश अभी भी जिंदा है, बकाया है और वो हमेशा अपने बयानों के जरिए कहीं ना कहीं उसको सामने रखते हुए नजर आते हैं। तो मूल जो बात थी वो यही थी कि अगर यहाँ से किसी भी एक शख्स का नाम या मंत्री का नाम हटता है या उनसे उनका मंत्रालय छीना जाता है तो फिर नाज़रीन मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी सरकार में आपस में कह सकते हैं बड़ी बगावत हो सकती है। क्योंकि अगर हम कह सकते हैं सीटों का भी आंकड़ा देखें, बहुमत का भी आंकड़ा देखें, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास जो यहाँ पे 60-70 कह सकते हैं विधायक है, बीजेपी के पास बहुमत से महज 2 या 3 विधायक अधिक हैं। ऐसे में अगर 2-3 विधायक नाराज़ होकर यहाँ से वहाँ हुए तब भी बीजेपी के सामने सरकार को बनाए रखने की चुनौती आ सकती है। इसीलिए नायब सिंह सैनी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर फैसला करना अगर कोर्ट कहता है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होने वाला है और सरकार के अंदर भी इसके बाद दरारें पड़ सकती हैं। सर जो नोटिस जारी किया गया है और जो जनहित याचिका दाखिल की गई है हाई कोर्ट में, इसमें कुछ नामों का जिक्र किया गया है, जैसा कि आपने अनिल विज का यहाँ पर चर्चा की, अनिल विज को लेकर। इसके अलावा श्रुति चौधरी, आरती राव सिंह का नाम, राव नरबीर सिंह का नाम, कृष्ण पवार का नाम, तमाम नाम यहाँ पर शामिल नजर आते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 14 मंत्री हैं, लेकिन 14 मंत्रियों के पूरे नाम दिखाई नहीं देते। मुख्य रूप से ये 3-4 नाम हाईलाइटेड दिखाई देते हैं। क्या लगता है श्रुति चौधरी कांग्रेस से आई हैं, बीजेपी में बड़ा मौका मिल जाता है। आरती राव यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, पहली बार चुनाव लड़ती हैं, बड़ा मौका यहाँ पर उन्हें मिल जाता है। अनिल विज तो कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, कई बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है। क्या लगता है कि अगर
मंत्रालय छिनेगा तो किसके हाथ से ये मंत्रालय यहाँ से जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा भी कि अगर यहाँ पर किसी का भी नाम लिया जाएगा, चाहे वो अनिल विज जो कि बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं अनुभवी नेता हैं बीजेपी की, अगर उनका नाम सामने आता है तो मेरे ख्याल में यहाँ सरकार जो है गिरने की नौबत आ सकती है, क्योंकि पहले ही वो खफा हैं कि भाई ऐसा मंत्रालय उनको दिया गया है जिसकी वो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा आपने दो नामों का और जिक्र किया, आरती और इसके अलावा श्रुति का जिक्र आपने किया। देखिए दोनों ही नए नवेले विधायक बने हैं, नए नवेले मंत्री बने हैं। ऐसे में अगर उनसे भी मंत्री पद लिया जाता है तो यहाँ बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि राव जो आरती हैं वो कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं, और यहाँ पर अगर उनसे मंत्री पद लिया जाता है तो राव इंद्रजीत तो पहले भी कहते रहे कि भाई मुख्यमंत्री तो इस बार हमारी बेल्ट से होना चाहिए, हमारी तरफ से होना चाहिए, और लगातार हम बीजेपी को सरकार बनवा के दे रहे हैं। हमने 11 में से 10 सीटें एक बार फिर बीजेपी को दी हैं। तो यहाँ बीजेपी के अंदर जो है नाज़मीन वो सिर फुटबल वाली स्थिति हो जाएगी, आपस में टकराहट की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर ये कोर्ट इसको कहता है कि भाई आपने इतने क्यों रखे, आपको एक हटाना ही होगा, तो जाहिर बात है कि नायब सिंह सैनी सरकार को इस आदेश को मानना पड़ेगा। और ऐसे में कोई भी नाम अगर जो मंत्रिमंडल से जाएगा, जाहिर बात है कि वो बड़ी बगावत भी कर सकता है। और ऐसा देखिए कोर्ट का फैसला कोर्ट पर निर्भर यहाँ पर नजर आता है, चलिए वो बात की बात है, लेकिन अभी से अनिल विज लगातार देखा जाए तो चुनाव से पहले, चुनाव परिणाम के बाद और विभागों के बंटवारों के बाद भी कई बयान जारी करते हुए नजर आए जिसमें अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। अब सरकारी आवास को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि मन मुताबिक सरकारी आवास यहाँ पर अनिल विज को नहीं मिलता है, जहाँ पर सेक्टर 3 के जो 32 नंबर की जो कोठी है वो अनिल विज को चाहिए। लेकिन ये देखा भी जाता है कि जो ये कोठी होती है ये बड़े विभाग जिनके पास होते हैं, जो बड़े मंत्री होते हैं, उन्हें मिलता है। अनिल विज की ख्वाहिश थी, इससे पहले भी ख्वाहिश थी, इसी आधार पर वो सरकारी आवास में नहीं रहे थे। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि अनिल विज नहीं रहेंगे। और इसी के बीच में दूसरा सवाल ये है कि अनिल विज ने ये कहा है कि विधानसभा चुनाव के बीच हत्या की कोशिश यहाँ पर एक साजिश रची गई थी कि उनकी हत्या करवा दी जाए या उनके वर्करों की, और इसमें खुद अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए, प्रशासन पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे। तो अनिल विज एक बार फिर से अपनी ही सरकार को ललकार रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और पहली बात तो कोठी का जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि आवास उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई बड़ा आलीशान और बड़ा बंगला जो दूसरों को मिला है वो भी उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो भी उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक के बाद एक झटके अनिल विज को लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में आपने जिक्र किया है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी हत्या कराने की साजिश थी, एक माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, मुझे हरवाने की साजिश थी, ये तमाम बातें उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर कह सकते हैं आरोप लगाए। उन्होंने इसमें कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन जो था वो नायब सिंह सैनी के हाथ में था। तो ऐसे में अनिल विज जो बात कह रहे हैं नाज़मीन वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ में गंभीर कह सकते हैं सवाल भी कहने के उठते हुए दिखाई पड़ते हैं जो अपनी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, नायब सिंह सैनी के ऊपर लगा रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि मुझे उन अफसरों की पहचान है। और ये तमाम बातें जो हैं, कई लोगों का नाम भी लेते हैं मन से वो, और ये सब बातें वो ऐसे वक्त पे कह रहे हैं जब लगातार नायब सिंह सैनी सरकार जो है वो कई मामलों में घिरती हुई नजर आ रही है, कई मामलों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं सही दिशा में जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में अगर अनिल विज खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, अगर नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल देते हैं, तो यहाँ नायब सिंह सैनी सरकार का लंबे समय तक बना रहना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि पहले भी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जब फैसला हुआ तो उसके एकदम खिलाफ नजर आया था अनिल विज। अभी भी उनको उम्मीद थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या क्या मैं हरियाणा में करता हुआ नजर आता। तो ये तमाम सारी जो बातें ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन फिर भी उनकी राह आसान नहीं है, कांटों पर चल के उनको सफ़र अपना तय करना। ऐसे में अनिल विज हो या राव इंद्रजीत हो या फिर कैबिनेट का कोई भी नेता हो, अगर उसको आप बाहर करते हैं, कोई भी फैसला करते हैं उनके खिलाफ, तो यहाँ आपकी सरकार के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है। और जो कांग्रेस पार्टी मौके की तलाश में बैठी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी देखेंगे 37-38 सीटें उनके पास भी हैं, तो यहाँ पर अगर 5-10 लोग यहाँ से वहाँ हुए तो सरकार में एक भूचाल आ जाएगा, सरकार भरभरा गिर सकती है। और पैसे भी लगातार कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार 5 साल पूरे करने में शायद कह सकते उतनी सामर्थ्य नज़र नहीं आती, क्योंकि अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं वो घिरी हुई दिखाई पड़ती है, चाहे वो राव इंद्रजीत हों, चाहे वो अनिल विज हों या बाकी और नेता हों। और खुद नायब सिंह सैनी भी इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए बिल्कुल हरियाणा में बेशक भारतीय जनता
जनता पार्टी ने अपनी सरकार तीसरी बार बना ली हो, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बागी सुर पनप रहे हैं और जो लगातार समय समय पर देखा जाए बागी तेवर आजमाते हुए कई मंत्री, कई विधायक दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा भी सकते हैं। और इस बीच में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला क्या आएगा, ये 19 दिसंबर पर निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में एक बड़ी खलबली पैदा हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा मौका है। अब देखना होगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के तहत अब क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।